अच्छा भाई चलो देखिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, हमारे पास बेटा कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2020, पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला जो हमारे पास बेटा क्वेश्चंस है, इसके अंदर थोड़ा सा मसला ये है कि ये सिंपल उस तरह से नहीं है जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एग्जामिनर ने क्या करा, जो हम वर्किंग्स के अंदर अपने अकाउंट्स बनाते हैं, प्रीमिसेस का, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, मशीनरी का, और इस तरीके से सारे बहुत सारे अकाउंट बना के इन्होंने हमें दे दी। अच्छा, ये कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रिपेयर द, ये सारी काम करना है। अच्छा, ये जो पहला वाला पार्ट है बेसिकली ये है हमारे पास फ्रॉम द IAS 16। क्योंकि हमने IAS अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हम लोग इसको हटा देंगे। अच्छा, मुझे उस पार्ट में से देख के बताइए उसमें कौन सा पार्ट दिया हुआ डायरेक्ट, ये नहीं दिया हुआ होगा पार्ट ए। पार्ट ए से ही स्टार्टेड है पार्ट ए से स्टार्ट है। चलें फिर एक काम, जी। पार्ट ए से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बेटा, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हम लोग बेटा एस में थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम कहते थे स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बेसिकली डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हुआ करता था। और स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट के अंदर हम लोग क्या करते थे, जो नॉर्मल टी अकाउंट बने हुए होते थे, किस किस के भाई, एसेट्स के और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के, इसकी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते थे। अब देखिए हमारे पास कितने एसेट्स है, प्रेमिसेस है, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी है, और मोटर व्हीकल है। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे प्रेमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल। और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, मतलब जो इनके एसेट अकाउंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, उसको यहाँ पर लिख देंगे। इनका एसेट अकाउंट का अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन देखें तो प्रेमिसेस का 900 दिया हुआ है, इसका 405 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 198। तो यहाँ पर हम लोग बेटा लिखेंगे 900, 405 और 198। फिर जो अगर कोई हमने एसेट परचेज करा है तो उसको एडिशन के नाम से हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब अगर आप ये देखें तो हम लोगों ने एसेट परचेज करा होगा तो डबल एंट्री बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, ऐसे ही। जी। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमारे पास डेबिट हो रहा है 117 से और बैंक के नाम से, तो एक तो हमारी परचेज ये आ गई, और एक 76 से मोटर व्हीकल, एक हमारी एडिशन हमने ये आ गई। और प्रीमिसेस में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, दिस शोज दैट कि हमने कोई भी प्रीमिसेस को परचेज नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर तो लिख देंगे 0, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 117, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 76। ओके। फिर जो बेटा जी। आपने एसेट को सेल किया है बेटा, उसको डिस्पोजल के नाम से हम लोग लिख देंगे, लेकिन याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल के नाम से क्या लिखेंगे, उसकी कॉस्ट लिखेंगे, द एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट जो होगी। तो अगर हमने एसेट को बेचा होगा तो उसको हम एसेट अकाउंट में कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। तो प्रेमिसेस के अंदर तो क्रेडिट साइड पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ डिस्पोजल, इसलिए हमने कोई भी प्रेमिसेस को सेल। नहीं किया। प्लांट एंड मशीनरी में लिखा हुआ 92, इसका मतलब जो एसेट हम लोगों ने बेचा है उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 92 की कॉस्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे 92। मोटर व्हीकल में लिखा हुआ है 44, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 44। बेसिकली वो जो टी अकाउंट बना हुआ है बस उसकी एक वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, मतलब उस टी अकाउंट बनता है बेसिकली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हम इसको बना रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में। और ये हमने एएस में आपने करा हुआ होगा, एएस के डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। जब हम ये बना लेंगे बेटा तो हमारे पास बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा, इसका आ रहा होगा 900, इसका आ रहा होगा हमारे पास 430, और उस वाले का, आखिरी वाले का हमारे पास कुछ आ रहा होगा 230। अच्छा, ये जो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है इसको बनाने को, IAS 16। ठीक है भाई। तो इसीलिए अगर आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो क्वेश्चन में इसने लिखा हुआ है प्रिपेयर द स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन अकॉर्डेंस विद द IAS 16। तो IAS 16 कहते हैं ये बनाने को, हमें तो AS के अंदर ये पता ही नहीं था।
कि भाई IAS 16 क्या होता है। तो बेसिकली वो जो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाने को जो कौन सा IAS बोलता है, कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है कि हमें स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाना है, तो वो है IAS 16। 16. अच्छा, अब हम बेटा यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जैसे हमने कॉस्ट वाले अकाउंट को पूरा यहाँ कॉपी किया है, उसी तरीके से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट को भी पूरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, फिर जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होती है उसको हम चार्ज फॉर द ईयर लिखते हैं, वो आ जाएगी। और हमारे पास बेटा डिस्पोजल आ जाएगा। डिस्पोजल के अंदर याद रखेंगे जो एसेट बेचा है उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो ये सब करने के बाद एट द एंड हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास प्रीमिसेस का ओपनिंग कितना दिया हुआ है 72, इसका दिया हुआ है 184 और इसका दिया हुआ है 103। तो 72, 184 और 103 ये इनकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के BDM ने लिखी है। फिर जो डेप्रिसिएशन होती है उसको हम अकाउंट में किस नाम से लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट के नाम से। तो प्रीमिसेस के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाई है वो 18 है, इनका और मशीनरी के ऊपर 107 और इसके ऊपर 46। तो 18, 107 और 46 ये चार्ज फॉर द ईयर हो गया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। फिर जो एसेट हम लोगों ने बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन को हम लिखेंगे विद द नेम ऑफ डिस्पोजल। तो ये है 46 और ये हमारे पास आ गया 35। तो ये आ गया आपके पास 46 और ये आ गया आपके पास 35, माइनस में लिख देंगे दोनों जगह, और इसकी तो कुछ भी नहीं है तो वो 0 आ जाएगी। जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास CD आ रहा है, इसका आ रहा है 90, इस वाले का आ रहा है 245। अच्छा, आप इसको टोटल करेंगे तो जब भी ये आएगा कैलकुलेट, और ये आ जाएगा 114। ठीक है भाई, ये हमने कॉस्ट भी लिख दिया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बन गई। इसमें कोई मसला तो नहीं है। नहीं. बस सिंपल अकाउंट के अंदर से कॉपी पेस्ट करा, बस उसको वर्टिकल फॉर्म में बना दिया उठा के। Okay. फिर आ जाते हैं जरा नेट बुक वैल्यू के ऊपर। एक नेट बुक वैल्यू का BD आएगा, एक नेट बुक वैल्यू का CD आएगा। नेट बुक वैल्यू का BD कैसे आएगा, जो भी कॉस्ट का BD होगा उसका आप माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का BD। और CD कैसे आएगा, जो भी कॉस्ट का CD होगा उससे आप माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का CD। ठीक है। जी. तो अगर आप ये देखें तो 900 हमारे पास पहले आ रहा है BD, और वो आ रहा है बेटा कितना आ रहा है 900, और वो कितना आ रहा है 72 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। 900 माइनस 72 हमारे पास आता है 828 ये आ गया। ठीक है। फिर 405 माइनस 184 तो ये आ गया 221, और फिर 198 माइनस 103 तो ये आ गया हमारे पास 90। 95. फिर आ जाएगा बेटा हमारे पास CD का ले लेंगे, 900 माइनस 90 तो ये आ गया 810। फिर 430 माइनस 245 तो ये आ गया 185, और फिर इसके बाद हमारे पास 230 माइनस 114 तो ये आ गया 116। ठीक है भाई, दिस इज द कंप्लीट स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो ये हमारे पास जो हमारा पार्ट ए था बेटा वो हमने कर लिया। कोई मसले मसाइल इस पार्ट ए में? नहीं sir. नो भाई, चलें गुड सीन होंगे। अब बेटा हम लोग एक काम करते हैं, अब हम आ जाते हैं इसके अगले पार्ट पर, जो कि जिसके अंदर हम लोगों को बनाना था कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। जी. अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाना IAS 16 बोलता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को बोलता है IAS 7, इंटरनेशनल अकाउंट Okay. स्टैंडर्ड 7।
अब ये कह रहा है कि भाई आप एक काम करो, यूज करते रहो उसको सारे लेजर अकाउंट्स को और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो। लेकिन एक बात ये है कि हम लोगों को बेटा क्या चाहिए, हम लोगों को प्रॉफिट फॉर द ईयर चाहिए, ऐसा ही है। इस सवाल में कहीं जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं दिया हुआ। नहीं। मेरे ख्याल से मेरे पास आधा पार्ट है या फिर पता नहीं। कह रहे आइडेंटिफाई द टोटल फिगर फ्रॉम द समराइज्ड लेजर अकाउंट व्हिच वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेट द सेक्शन of the statement of cash flow in which the each figure would be recorded। तो ये क्वेश्चन इतना ही है। क्वेश्चन इतना ही है। सो बेसिकली जी, इतना ही है। अगर आप ये देखो तो ये कह रहा है कि हमें जो बेसिकली बनाना है ना, वो पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना है, हमें कैश फ्लो का वो वाला सेक्शन बनाना है जिसमें ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी। ओके। सही है। जैसे कि जी। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट जो है वो कैश फ्लो के किस सेक्शन में आता है? हाँ, सॉरी, आपने क्या कहा? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट जो है वो कैश फ्लो के कौन से सेक्शन में आता है? इन्वेस्टिंग। जी। तो इसका मतलब है हमें इन्वेस्टिंग का बनाना है खाली। ठीक है, इस ओके। तरीके से सेल ऑफ नॉन करंट एसेट जो है वो भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। लॉस ऑन डिस्पोजल जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। समझ नहीं? जी जी। सो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि भाई आपको पूरा कुछ नहीं बनाना, आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो। डिस्क्रिप्शन मतलब कि क्या चीज है वो, यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दो, अमाउंट जो है, और यहाँ बता दो कि भाई वो कौन से सेक्शन में जाएगी। जैसे कि जो ओके। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जी। ठीक है, वो कहाँ जाएगी बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। उसको ओके। बेसिकली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ याद है ना आपको सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ? जी जी। अच्छा, अब एक चीज देखें, डेप्रिसिएशन आ कितनी रही है? तो डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे, मतलब 18 प्लस 107 प्लस 46। तो इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो 171। 171। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू बतानी है उसे, तो 171 की वैल्यू होगी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। अच्छा भाई, लेट्स ओके। इसी के साथ हमारे पास परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट बेटा हमारे पास कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। बड़ा ही कोई अच्छा एग्जामिनर है कि इसने पूरा कैश फ्लो नहीं मांगा, इंस्टेड 10 मार्क्स इसने इस बात की दे दी कि बस ये बता दें कि ये वैल्यूज कहाँ हैं। ऑल्दो द क्वेश्चन लुक्स वेरी डिफिकल्ट, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये अकाउंट बने हुए देखें तो बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मुश्किल सवाल है ये। लेकिन ये पूरा सवाल एक तरीके से कॉपी पेस्टिंग का सवाल है कि आपको यहां से फिगर्स उठाने और बस नीचे बताना है ये कहाँ आएगा कैश फ्लो के अंदर, और ऊपर जो उसके अंदर हम स्केड्यूल था उसमें भी यहीं से फिगर उठा के लिखना, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना ज्यादा। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट की बात करें तो बेटा एक हमने ये 76 की परचेज करी है, मोटर व्हीकल, जी। और एक ये 117 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। तो 76 प्लस 117 कितना हो गया भाई? 193। ऐसा ही है। तो 193। जी। फिर आता है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट भी कहाँ आएगा भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। अब सेल ऑफ नॉन करंट एसेट जो हमने करा होगा उसका पैसा आपको मिलेगा डिस्पोजल अकाउंट से। ठीक है, आपके पास ये दो डिस्पोजल अकाउंट बने हुए, एक ये रहा और एक ये रहा। जी। यहाँ पर हमारे पास डेन की वैल्यू कितनी लिखी है भाई? 17,000। और यहाँ पर कितनी लिखी हुई? 19,000। इसका मतलब है ये वो है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से पैसे हमारे पास आए हैं, हमें रिसीव हुए हैं। ओके। तो 17 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 17 17 होता है 34, 36। 36।
36। लॉस ऑन डिस्पोजल और हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल, और ये दोनों आते कहाँ है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ओके याद है ना, गेन को हम लोग माइनस करते हैं और लॉस को हम और लोग ऐड कर लेते हैं। कैसा जी अगर आप लॉस ऑन डिस्पोजल की वैल्यू चेक करें तो प्लांट एंड मशीनरी जो है उसके अंदर हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि उसका इनकम स्टेटमेंट कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। याद है ना, डिस्पोजल अकाउंट में हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, अगर डिफरेंस यहाँ रहा होगा तो वो लॉस होगा, जी सर और अगर यहाँ आ रहा होगा तो गेन हो जाएगा। जी जी और इसमें हमारे पास यहाँ आ रहा तो इसका मतलब इसमें गेन हो रहा है। तो बेसिकली लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो हमारे पास 29 का है, गेन डिस्पोजल हमारे पास 10 का है। तो ये ना आपका पार्ट बी भी हो गया। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि भाई ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखने में मुश्किल लग रहा था। ठीक है भाई। जी अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं हम लोग, अगर इसमें कोई मसला है तो बता दे मुझे, नहीं समझ में आया, कोई इशू हो। नहीं कोई मसला नहीं चलो, ये हो गया पार्ट ए, हो गया बी हो गया। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ योर आंसर टू पार्ट ए वुड बी डिफरेंट इफ द प्रीमिसेस हैड बीन रीवैल्यूड अपवर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। कह रहा है आपका पार्ट ए का आंसर क्या होता अगर आपकी साल के एंड में प्रीमिसेस रीवैल्यू हो चुकी होती। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखें, जब भी हमारा एसेट रीवैल्यू होता है ना तो हम लोग ये बनाते हैं, एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्रेडिट। या फिर हम लोग एक और बनाते हैं जिसके अंदर हम उसकी पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को खत्म करते हैं और बाकी जितनी वैल्यू बची उससे एसेट को डेबिट करते हैं और टोटल से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर किसी एसेट की डेप्रिसिएशन है तो पहले आप उस डेप्रिसिएशन को कैंसिल आउट करोगे। लेट सपोज कि आपका जो एसेट है वो 1 लाख रुपए का था, ओके ये उसकी कॉस्ट थी, और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दी हुई थी 40,000 की। ठीक है। कह रहे जी भाई ये जो है वो 60,000 से रिवैल्यू हो गया। तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये 160 का हो गया। हम क्या करेंगे? 124 जी, हम बोलेंगे कि बेटा पहले एक काम करते हैं, इसकी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना उसको खत्म कर देते हैं। यूजुअली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर आती है, तो हम उसको डेबिट पे लिखकर जी राइट ऑफ कर देंगे। जी जी और एसेट जो होगा ना हमारे पास वो कितने से बढ़ेगा? 60,000 से 20 से बढ़ेगा ना। जब आप उसको 40 की अच्छा डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर देंगे तो एसेट अपनी वापस कौन सी ओरिजिनल कॉस्ट पे आ जाएगा। जब आप 100 डेप्रिसिएशन को रिमूव कर देंगे तो अब एसेट की बुक वैल्यू वो है जो उसकी कॉस्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो रही नहीं रही, ओके और टोटल आपके पास रीवैल्यूएशन हो जाएगी 60 से। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एसेट था वो 100 के बजाय 120 का हो गया। जी हमारा पार्ट सी का आंसर है, उसके अंदर हम लोग बोलेंगे द accumulated depreciation would be cancelled and the remainder of the gain will be added to the cost। यही किया हमने, पहले हमने डेप्रिसिएशन को कैंसिल किया, जी अमाउंट से रिवैल्यू हो रहा था, और उस रिमेनिंग से जी कर दिया।
अब बच्चा आ जाते हैं जरा पार्ट डी पे। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ योर आंसर टू पार्ट बी वुड बी डिफरेंट इफ द प्रीमिसेस हैव बीन रीवैल्यूड अपवर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। कह रहा है कि अगर आपकी प्रीमिसेस अपवर्ड रीवैल्यू हो जाती तो आपका भाई कैश फ्लो में क्या इफेक्ट आता। एक बात मुझे बताएं, अगर मेरा एक प्रेमिसेस रखी हुई है उसकी मैं बोलूं कि भैया मैंने इसको 100,000 का परचेज किया था, नाउ दिस प्रेमिसेस इज वैल्यूड 120,000, तो क्या उसका मेरे कैश फ्लो में कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा? नहीं। तो सीधा सीधा सिंपल आंसर है, देयर विल बी नो इफेक्ट इन कैश फ्लो। एज कितने मार्क्स है बाय द वे? 2 मार्क्स है ना। एज नो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो अकर्स। ठीक है भाई। ओके। अब आ जाते हैं पार्ट ई पे। मतलब कैश फ्लो से ज्यादा ज्यादा ये सवाल जो है ना वो नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन के चैप्टर का लग रहा है। कह रहे हैं स्टेट टू आइटम्स अदर देन द इनिशियल परचेज प्राइस विच कैन बी इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट व्हेन फॉलोइंग IAS 16। कह रहे हैं कि भाई लेट सपोज आप एक अज्यूम करें कि आप एक शॉप पे गए और शॉप पे जाने के बाद आपने वहां पर एक क्या करा, आपने वहां पर एक एसेट खरीद लिया, ठीक है भाई। लेट सपोज एक एयर कंडीशनर खरीद लिया, एक AC खरीद लिया, ठीक है भाई। वो आपने खरीद लिया बेटा कितने का, 100,000 का। जी। तो इस 100,000 की तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। और कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो बेटा इसके अंदर ऐड होगी, वो पूछ रहा है। बेटा हम लोग बोलते हैं कौन सी ऐसी कॉस्ट होगी? डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जी। बेसिकली वो सारी कॉस्ट है जो हमारे लिए क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। एसेट के स्टार्ट होने से पहले आएगी। ठीक है भाई, कोई प्रॉपर्टी जी। खरीदी होगी तो हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर आपका वो पार्ट डिलीवरी कॉस्ट। इसके अलावा हमारे पास इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लीगल फी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी। जी। तो ये सारी कॉस्ट जो है हम उसके ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। ओके। लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ कि यूजुअली पाकिस्तान के अंदर जापान से गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं। जापान से लेट सपोज अगर कोई गाड़ी है वो हम लोगों ने खरीदी है 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस। जी। अब उसके अंदर शिपिंग चार्ज होगा जो वहां से वो यहाँ आएगी, लेट सपोज 5 जी। शिपिंग चार्ज होगा। आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, इंपोर्ट ड्यूटी आपने लेट सपोज पे कर दी है कोई 8 लाख रुपीस। आपने एक रजिस्ट्रेशन टैक्स वगैरह ये सब दिए 2 लाख रुपीस के। अब आप अपने बुक्स के अंदर अपने एसेट को किस पे रिकॉर्ड करोगे कि भाई आपने ये गाड़ी जापान से 10 लाख रुपए की खरीदी है तो आप बोलोगे अब मेरे लिए 10 लाख रुपीस की है? नहीं, हम बोले नहीं। ये गाड़ी जो है वो सारे एक्सपेंसेस ये 20 जापान इंपोर्ट ड्यूटी को ऐड करके। सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बेटा, वो एक्सपेंडिचर जो अनयूजुअल बेसिस पे होते हैं। मतलब रोज कोई हम लैंड नहीं खरीदते, रोज कोई हम अपने घर में कलर नहीं कराते, रोज कोई अपने ऑफिस के अंदर बिल्डिंग, जी। जी। तो ये अनयूजुअल बेसिस पे होता है। इंस्टॉलेशन और इसके अलावा एनी एक्सपेंडिचर विच अकर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, जो किसी भी नॉन करंट एसेट के स्टार्ट होने से पहले उस पर लगेगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक AC है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले, लगाने से पहले जितने सारे खर्चे आएंगे वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये बस ये वाला सवाल पूछ रहा था कि हमारे पास वो क्या होगा, ठीक है भाई। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताए, कंपनी के सारे क्वेश्चन कर लिए आपने? लिमिटेड जी सर। तो एटलीस्ट मुझे भेज भी दो ना, मुझे जी। जी। क्या किया है, कैसे किया है, कितने किया है, करें नहीं करें।
जी सर, मैं भेजती हूँ आपको। आज मैं घर पर नहीं हूँ, मैं आपको घर जाकर भेज देती हूँ। लास्ट क्लास में भी आपको ये बोला था, तो प्लीज आप मुझे भेजें, ठीक है। जी मैं भेज देती हूँ आपको। जी जी। उसके अलावा सेकेंडली क्या कहते हैं, जो इसकी कितने क्वेश्चंस रह गए हैं आपके ऑलमोस्ट, जरा मुझे बताइएगा कैश फ्लो के। सर कैश फ्लो की मैंने आई गेस 2000, एक मिनट, 19 वाला जो है ना मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, वो कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन रह गए वो कंप्लीट कर लें, ताकि जो छोटी मोटी क्वालिटीज में उसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करके हम रेशियो स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम।